तो आज बात करते हैं आधुनिक भारत के सबसे बड़े संवैधानिक दांवपेचों में से एक की। अनुच्छेद 370 को आखिर हटाया कैसे गया? ये एक ऐसी कहानी है जो कानूनी बारीकियों और जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ से भरी हुई है। चलिए सीधे उस सवाल पर चलते हैं जो दशकों तक भारतीय राजनीति के गलियारों में गूंजता रहा। आखिर एक ऐसे कानून को कैसे हटाया जा सकता है जिसे लगभग परमानेंट ही मान लिया गया हो? और फिर 5 अगस्त 2019 को इस सवाल का जवाब मिला। ये तारीख सिर्फ एक ऐलान नहीं थी, बल्कि ये तो सालों से बिछाई जा रही एक बहुत ही जटिल राजनीतिक और कानूनी बिसात की आखिरी चाल थी। देखिए, सालों तक कश्मीर के जो बड़े बड़े नेता थे, वो पूरे यकीन के साथ कहते थे कि अनुच्छेद 370 को कोई हटा ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और उनका यही आत्मविश्वास एक बहुत बड़े संवैधानिक टकराव की जमीन तैयार कर रहा था। तो सवाल उठता है कि भाई इसे हटाना इतना मुश्किल माना ही क्यों जाता था? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, साल 1947 में। देखिए, 1947 में आज़ादी के वक्त भारत एक जैसा नहीं था। एक तरफ था ब्रिटिश इंडिया और दूसरी तरफ थी 500 से भी ज्यादा रियासतें। ये रियासतें एक पहेली की तरह थी और हर एक के भारत में शामिल होने की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग शर्तें थीं। और इन सब रियासतों में से जम्मू और कश्मीर का मामला तो सबसे अलग, सबसे पेचीदा था। राजा हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, आबादी में मुस्लिम ज़्यादा थे और राजा की इच्छा थी कि वो आज़ाद रहें। लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने हमला कर दिया और महाराजा को भारत से फौज की मदद मांगनी पड़ी। अब मदद के बदले में राजा ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत तो कर दिए, पर ये कोई आम विलय नहीं था। कश्मीर ने सिर्फ 3 चीज़ों का कंट्रोल भारत को दिया था: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। तो इसी खास रिश्ते को एक संवैधानिक शक्ल देने के लिए अनुच्छेद 370 बनाया गया। इसे एक टेम्पररी यानी अस्थायी पुल की तरह देखा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि यही टेम्पररी शब्द आने वाले दशकों के सबसे बड़े विवाद की वजह बन गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो ये है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का तरीका उसी के अंदर लिखा हुआ था और सारा पेच बस वहीं पर था। इसे हटाने के लिए एक सीधा साधा सा 3 स्टेप का प्रोसेस था। पहला, जम्मू कश्मीर की सरकार इसकी सिफारिश करे। दूसरा, वहां की संविधान सभा सिफारिश करे। और फिर तीसरा, भारत के राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी कर दें। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन यहीं पर वो संवैधानिक मुश्किल छिपी थी। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा तो 1957 में ही अपना काम खत्म करके भंग हो चुकी थी। मतलब जिस संस्था की सिफारिश सबसे जरूरी थी, वो संस्था ही अब मौजूद नहीं थी। तो अब क्या इसका मतलब ये था कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गया था? और सच कहूं तो दशकों तक इसका जवाब हाँ ही लगता था। सबने मान लिया था कि इसे हटाना कानूनी और राजनीतिक दोनों ही तरीकों से नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जो असंभव लगता है वो अक्सर बस एक सही रणनीति का इंतजार कर रहा होता है। और इस संवैधानिक पहेली को सुलझाने के लिए कई सालों तक एक योजना धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। यहाँ से पूरी बिसात बिछनी शुरू हुई। 2015 में 2 बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टियों की गठबंधन सरकार बनी। फिर 2018 में उस सरकार को गिरा दिया गया। इससे राज्य में पहले गवर्नर रूल और फिर प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता एकदम साफ हो गया। और देखिए, यही था वो सबसे जरूरी कदम, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का सीधा मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसकी सारी की सारी ताकत अब भारत की संसद के पास आ चुकी थी। यानी अब राज्य का हर छोटा बड़ा फैसला दिल्ली से लिया जा सकता था। ये एक गेम चेंजर था। तो अब सारे संवैधानिक मोहरे अपनी अपनी सही जगह पर थे। बस आखिरी चाल चलने की बारी थी और इसके लिए अगस्त 2019 का महीना चुना गया। अगस्त की शुरुआत होते ही जमीन पर हलचल बहुत तेज हो गई। अमरनाथ यात्रा बीच में ही रोक दी गई, नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और पूरी घाटी में कर्फ्यू लग गया। ये साफ इशारा था कि कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और फिर 5 अगस्त की सुबह राष्ट्रपति ने एक खास नोटिफिकेशन जारी किया, संवैधानिक आदेश 272। ये वो कानूनी चाबी थी जिसे 1957 में लगे उस संवैधानिक ताले को खोलने के लिए ही बनाया गया था। इस आदेश ने एक बहुत ही क्लेवर मूव लिया।
इसने संविधान की ही एक और अनुच्छेद का इस्तेमाल करके राज्य की संविधान सभा इस शब्द का मतलब ही बदल दिया। आदेश में लिखा गया कि आज से इस शब्द को राज्य की विधानसभा समझा और पढ़ा जाएगा। और अब सोचिए, राष्ट्रपति शासन की वजह से राज्य की विधानसभा की शक्तियां किसके पास थीं? जी हां, भारत की संसद के पास। तो इस एक कानूनी बदलाव ने 1957 से जो सबसे बड़ी रुकावट थी, उसे रास्ते से हटा दिया। जैसे ही कानूनी रास्ता साफ हुआ, 5 अगस्त को संसद में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। पहले राष्ट्रपति का आदेश आया, फिर गृह मंत्री ने इसे हटाने का प्रस्ताव पेश किया। संसद ने, जो अब विधानसभा का काम कर रही थी, उसकी सिफारिश की और आखिर में राष्ट्रपति ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना असल में था क्या? क्या ये एक शानदार संवैधानिक रणनीति थी जिसने एक नामुमकिन सी दिखने वाली गुत्थी को सुलझा दिया, या फिर ये एक ऐसी विवादास्पद मिसाल बन गई जो केंद्र और राज्यों के संबंधों पर आने वाले वक्त में नए सवाल खड़े करेगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस पर बहस आज भी जारी है।